हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 24 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हैपेंड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो इनमें से क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप, ए बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज सेटअप। तो ये बात सही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन लगाया गया था और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सेटअप किया गया था। तो ये दोनों ही सही हैं। व्हेन लॉर्ड कर्जन देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशिएटेड द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. Swadeshi movement was launched as a protest movement which also gave lead to the boycott movement in the country. अगस्त 15, 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन was set up to organize a system of education. तो अगर हम अपना स्वदेशी सब कुछ करना था तो हमें अपना नेशनल एजुकेशन सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज करना था. An economy is creating self-employment sources and cutting its expenditure on the head of salary, subsidies and pension. Select the correct outcome which the economy wants. तो एक इकोनॉमी क्या कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज ला रही है और एक्सपेंडिचर कम कर रही है सैलरी, सब्सिडीज और पेंशन वगैरह में. तो ये क्या करना चाहती है, प्रोमोटिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कटिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. तो ये क्या कर रही है, कटिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहती है. ठीक है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मीट द ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द रनिंग ए बिजनेस और इकोनॉमी सच एज सैलरी एंड एम्प्लॉय वेजेस, एनी ओवरहेड एक्सपेंस सच एज सैलरी. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वही है जो ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट किसी बिजनेस या इकोनॉमी को चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सैलरीज देना, पेंशन देना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है, वो हमारे एसेट में पैसे लगाना होता है. तो एसेट में अगर हमने पैसे लगाया तो ये वापस आएगा, हमें बेनिफिट देगा फ्यूचर में. तो इसलिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए. यहाँ पर इकोनॉमी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर रही है. नेट इनकम क्या है, ए बैलेंस ऑफ ए कंपनी टोटल इनकम एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर. तो यही है. नेट का मतलब यही होता है सभी लॉसेज या फिर जो भी खर्चा हुआ है उसे निकाल के जितना भी तुम्हारा बचा है प्रॉफिट है वही नेट इनकम कहा जाएगा. नेट इनकम इज योर कंपनीज टोटल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल बिजनेस एक्सपेंसेज. तो जितने भी एक्सपेंस तुमने किए हैं, जितना भी लॉस तुम्हें हुआ है वो सारे डिडक्ट कर दो, घटा दो अपने प्रॉफिट से. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. एप्लीकेशन क्या है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का. प्रोडक्शन ऑफ बायोलर्बिसाइड, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स या प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज़. तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से हम क्लोनिंग कर सकते हैं एनिमल्स की. द मेन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर आर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, थेराप्यूटिक क्लोनिंग एंड बेसिक रिसर्च. तो इससे हम क्लोनिंग मोस्टली कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से. ए ग्रेट एप्लीकेशन पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. डॉली वाज ए फीमेल डोमेस्टिक सीप एंड द फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर. तो डॉली जो फर्स्ट मैमल बनाई गई थी क्लोनिंग के द्वारा, तो इसी टेक्नोलॉजी से बनाई थी. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghat and Western Ghat. तो इनमें से कौन सा लिंक करता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट,
नागरहोल नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। नल्ला फॉरेस्ट ऊपर की तरफ ईस्टर्न घाट में ही पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये नहीं है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा। Sathyamangalam Tiger Reserve, the gateway of Eastern Ghat, is a significant ecosystem and wildlife corridor in the Nilgiri Biosphere Reserve between the Western Ghat and the rest of the Eastern Ghat। और ये बढ़िया लिंक है between the 5 other protected area which is adjoins। तो यहाँ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ सभी को लिंक करता है। Karman line is the internationally recognized boundary of space which lies around। तो करमान लाइंस कहाँ पर है? 400 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, 6000 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, या 370 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। तो ये सभी गलत हैं। करमान लाइन is the internationally recognized boundary of space which lies around 100 kilometers above मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर ये करमान लाइन पड़ती है और ये स्पेस में होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एमर्जेस फ्रॉम आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखते हैं। द पार्लियामेंट मेक्स रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3. The cabinet committees are constituted by Prime Minister to lessen the enormous workload of the cabinet। कैबिनेट का वर्कलोड कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमेटी जी बनाता है। ये बात सही है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है और पहला भी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। दूसरा स्टेटमेंट गलत था क्योंकि पार्लियामेंट नई रूल बनाता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर कौन बनाता है? प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एलोकेटिंग अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। तो प्रेसिडेंट इस तरह के रूल बनाता है। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में ये दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर हैज मैंडेटेड ऑल द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस 100% यूरिया एज नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, ऑल नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर आर रेगुलेटेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस 100% यूरिया एज नीम कोटेड यूरिया। जितना भी यूरिया तुम बनाओगे वो नीम कोटेड यूरिया होना चाहिए। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग नॉन यूरिया फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें यूरिया ना हो, जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP या म्यूरिएट ऑफ पोटास MOP। तो ये सभी नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर रेगुलेट किए जाएंगे अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आईची टारगेट? इनमें से कौन सा आईची टारगेट है? ए, एरियाज अंडर एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर मैनेज सस्टेनेबली इंश्योरिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सही लग रहा है, ये आईची टारगेट है। बी, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड पाथवेज आर आइडेंटिफाइड, प्रायोरिटाइज एंड प्रायोरिटी स्पीसीज आर कंट्रोल्ड एंड इरेडिकेटेड। इन्वेसिव स्पीसीज का ध्यान रखना है, इनको कंट्रोल करना है, ये भी एक आईची टारगेट है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ। The Aichi target adopted by Convention on Biological Diversity CBD। आईची टारगेट अडॉप्ट किए गए CBD के द्वारा एट कहाँ पर? नगोया कॉन्फ्रेंस में। इन द COP10 मीटिंग द पार्टीज एग्रीड दैट प्रीवियसली बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन टारगेट्स आर नॉट अचीव्ड। पिछले वाले हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए तो हमें नए टारगेट्स लाने पड़े। तो 20 एम्बिशियस अचीवेबल टारगेट्स यहाँ बनाए गए जिनको आईची टारगेट्स बोला गया। ठीक है, तो ये 20 टारगेट हैं। लास्ट क्वेश्चन, ए ड्रग नेम्ड इनमाजेब हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग विच डिजीज। इनमाजेब एक ड्रग बनाया है पहली बार किस डिजीज के लिए? कोविड-19, इबोला, कैंसर या HIV। तो इनमाजेब बनाया है इबोला वायरस के लिए।
FDA has approved the first drug for the treatment of Ebola. The drug named Inmazeb has been developed by Regeneron Pharmaceutical, increase the survival rate of participant than other treatment. तो इससे जो है कुछ सर्वाइवल बढ़ा है। अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं तो CAPF के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं पूरी प्लेलिस्ट में, आप सभी देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।